भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस सीरीज में पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीधे तौर पर थॉमस अल्वा एडिसन के साथ टक्कर ली थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। तो चलिए उनके जीवन से सीखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। टेस्ला का जन्म 1856 में क्रोएशिया में हुआ था और उनके जन्म से ही इस बात का आभास हो गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि टेस्ला के जन्म के दिन बहुत जोरों से बिजलियां कड़की थी, बहुत ही तेज बारिश आई थी और बाद में इसी का अनुमान उनके एसी करंट से लगाया गया जिसके वो जन्मदाता थे। टेस्ला के पिता एक पादरी थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। यदि घर में कोई भी चीज खराब हो जाती थी तो उनकी माँ ही उस सामान को ठीक करती थी। उनकी माँ अपने हाथों से ही बहुत सारे हैंडक्राफ्ट्स और बहुत सारे टूल्स बनाया करती थी और शायद यही कारण था कि इसी का असर निकोला टेस्ला पर भी हुआ कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे नए आविष्कार किए। बचपन में टेस्ला भी बहुत सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बहुत सारी नई नई चीजें बना दिया करते थे और जिसके कारण वो आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही फेमस हो गए। टेस्ला पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पिता हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा एक पादरी ही बने, क्योंकि वो खुद एक पादरी थे और उस समय एक सुखी जीवन जीना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि आपके पिता भी यही चाहते हैं कि आप उनके ही जैसा कोई काम करें, लेकिन आपका मन होता है कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं। हाई स्कूल के बाद टेस्ला के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई करें, लेकिन टेस्ला का बहुत मन था कि उन्हें आगे पढ़ाई करना है। 1873 में टेस्ला को हैजा हो गया और 9 महीने के लिए वो बेड रेस्ट पर चले गए और उनकी हालत मरने जैसी हो गई। उसी समय उनके पिता उनके पास आए और कहा कि यदि तुम ठीक हो जाते हो तो मैं तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे दूंगा। और फिर एक चमत्कार हुआ कि देखते ही देखते टेस्ला बिल्कुल ठीक हो गए और उन्हें आगे पढ़ने की इजाजत मिल गई। टेस्ला को जम्स फोबिया था, इसलिए वो हमेशा अपने हाथों को धोते रहते थे। जब टेस्ला कॉलेज पहुंचे तो वो बहुत ही कठिन से कठिन सवालों को भी मन में ही सॉल्व करके दिखा देते थे। टीचर्स को लगता था कि ये जरूर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। टेस्ला अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और वो बहुत ही कम समय के लिए सोते थे और जिसकी वजह से जो 4 साल की पढ़ाई थी लगभग उन्होंने उसे 3 साल में ही खत्म कर दिया था। और इन्हीं सभी स्थितियों को देखते हुए उनके टीचर्स बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि यदि ऐसा ही चलता रहा तो टेस्ला बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और इसी वजह से टेस्ला को उनके 3rd सेमेस्टर के मार्क्स भी नहीं दिए गए और वो कभी ग्रेजुएट भी नहीं हो पाए। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब टेस्ला कॉलेज में थे तो कई बार अपने शिक्षकों को एसी करंट के बारे में बताया करते थे, उस कॉन्सेप्ट को समझाया करते थे, लेकिन टीचर्स उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये बिल्कुल ही पागल लड़का है। 1882 में टेस्ला हंगरी चले गए और वहां पर उन्होंने एक टेलीग्राम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उस टेलीग्राम कंपनी में भी उन्होंने बहुत सारी मशीनों को सुधारने में और उन्हें इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद की और उसी साल उन्हें पेरिस के अंदर कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी में काम मिल गया। एडिशन की कंपनी उस समय डीसी करंट का इस्तेमाल करती थी जिसके अंदर बहुत सारी खामियां थी और उसी डीसी करंट से एडिशन दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन डीसी करंट के अंदर ऐसी बहुत सारी खामियां थी जो एडिशन को भी पता था और टेस्ला को भी पता था। डीसी करंट से एक बल्ब तो जलाया जा सकता था, लेकिन यदि उसी बिजली से कोई और इक्विपमेंट चलाना है सेम टाइम में तो उसके लिए पर्याप्त बिजली नहीं हो पाती थी। डीसी करंट के साथ एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि डीसी का वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता था। उस समय यदि बल्ब के अलावा किसी भी घर में कोई और मशीन चलाना होता था तो उसके लिए अलग से लाइन बिछाना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता था। अब आप ही एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि यदि आपके घर में एक पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रही है, कूलर चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं और सबके लिए अलग अलग लाइन बिछाना पड़े जिनसे हर एक इक्विपमेंट को करंट मिले, तो कितना ज्यादा नुकसान होगा और वो कितना ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। एडिशन इस समस्या पर काम जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी। इस बात को टेस्ला भी बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए वो एसी करंट पर काम कर रहे थे जिसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ बिल्कुल भी कम नहीं होता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि थॉमस एडिशन और निकोला टेस्ला की मुलाकात कैसे हुई। चार्ल्स बैचलर जो कि एडिशन की कंपनी में काम किया करते थे और उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, एक बार उन्होंने एडिशन को पत्र लिखा और कहा कि मैं इस पूरी दुनिया में 2 ही महान लोगों को जानता हूँ, एक तुम और एक निकोला टेस्ला, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर एडिशन ने टेस्ला को अमेरिका बुला लिया और यहीं पर पहली बार टेस्ला ने एडिशन को अपना एसी करंट का मॉडल बताया था। लेकिन उस वक्त एडिशन ने उससे बिल्कुल ही बेकार कहा था और कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक है। टेस्ला एक बहुत ही अच्छे इन्वेंटर थे, लेकिन एडिशन बहुत ही अच्छे इन्वेंटर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन भी थे। एडिशन ने उस वक्त कहा था कि एसी करंट का कोई भी फ्यूचर नहीं है,
क्योंकि वो जानते थे कि यदि एसी करंट मार्केट में आ गया तो डीसी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन टेस्ला को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वो पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर काम करने लगे। अब यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ। एडिशन ने अपने एम्प्लॉयज को एक मशीन सुधारने के लिए कहा और कुछ नई मशीन डिजाइन करने के लिए कहा। एडिशन ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन मशीनों को सुधार के दिखाएगा या फिर नई मशीनों को बना के दिखाएगा उसे मैं पूरे $50,000 दूंगा। इस बात को सुनकर टेस्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और वो पूरी ईमानदारी के साथ काम में लग गए। उन्होंने दिन देखा ना रात और खूब मेहनत की और मेहनत करके उन सारी मशीनों को सुधार दिया। जब टेस्ला एडिशन के पास $50,000 मांगने के लिए पहुंचे तो एडिशन हंसने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख हो क्या, ये तो अमेरिकन जोक है, यहाँ पर इसी प्रकार से चलता है। और इस बात पे टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और टेस्ला ही सिर्फ वो इंसान थे जो ऐसा कर सकते थे। उन्होंने ये सुनते ही उस कंपनी को छोड़ने का विचार बना लिया और 1885 में उन्होंने दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से काम छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उन्हें काम नहीं दे रहा था और कोई भी व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए उन्हें ऐसे छोटे छोटे से काम करने पड़े जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली, लेकिन यहाँ पर भी उनके इन्वेस्टर ने उन्हें धोखा दे दिया और इन्वेस्टर ने जाकर अलग से एक कंपनी खोल ली। मैं आपको बता दूं कि टेस्ला को अपने जीवन में बहुत ज्यादा धोखे मिले हैं, लेकिन उसके बाद 1887 में उन्हें जॉर्ज वेस्टिंग हाउस का साथ मिला और फिर शुरुआत हुई एसी करंट की। 1887 में एसी करंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और टेस्ला एडिशन के एक बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर बन गए। इस वक्त एडिशन ने जानवरों पर एसी करंट लगाकर लोगों को दिखाया कि एसी करंट कितना ज्यादा खतरनाक है ताकि लोग डीसी करंट को ज्यादा प्रेफर करें। यहाँ पर 1890 की एक घटना तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिशन से पूछा कि जिन अपराधियों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और जिन्हें मृत्यु की सजा मिली है उनके लिए सजा का कोई नया तरीका बताइए। और इस वक्त एडिशन ने उन्हें एसी करंट यूज करने की सलाह दी और इसके बाद अपराधियों को एसी करंट देकर मारा जाने लगा, जिससे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। लेकिन टेस्ला और जॉर्ज ने कभी भी हार नहीं मानी और वो अपने काम में हमेशा आगे बढ़ते रहे। 1890 में निकोला ने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया जिसे हम आज भी यूज करते हैं। निकोला टेस्ला ने उसी वक्त कह दिया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन संभव है, जिसे आज हम मोबाइल फोन के रूप में जानते हैं। टेस्ला का बचपन से ही सपना था कि वो नियाग्रा फॉल का उपयोग करके बिजली उत्पादन करें और ये हुआ 1893 में। टेस्ला की मदद से जॉर्ज वेस्टिंग हाउस को ये काम मिला और उन्होंने वहां पर एसी करंट का उत्पादन किया और इसी वजह से उस समय थॉमस अल्वा एडिशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और यही वो समय था जब एसी करंट का बहुत ज्यादा विरोध करने के कारण एडिशन को खुद की ही कंपनी के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया था। 1896 में टेस्ला ने एक विशाल मोटर और जनरेटर को नियाग्रा फॉल में इंस्टॉल किया और जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में बिजली आ गई। लेकिन टेस्ला यहाँ पर रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और इसके लिए उन्हें $2 लाख की जरूरत थी और इतना पैसा उनके पास नहीं था और बहुत सारे लोगों ने इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने से भी मना कर दिया क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद जेपी मॉर्गन ने उनकी मदद की, जो कि उस वक्त के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि इससे जो भी फायदा होगा उसमें 51% मेरा हिस्सा रहेगा। टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और न्यूयॉर्क में वार्डनक्लिफ टावर बनाया। लेकिन 1901 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कर दिया, जिससे टेस्ला का यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। मार्कोनी के आविष्कार में कहा जाता है कि उन्होंने रेडियो बनाने के लिए 17 डिजाइन का उपयोग किया था और बाद में पता चला कि ये सारी की सारी 17 डिजाइन निकोला टेस्ला की ही थी। उस वक्त टेस्ला ने लोगों को और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि मैं इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा आगे ले जाकर दिखाऊंगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। टेस्ला ने तो वायरलेस करंट को बनाने की भी बात कही थी कि यदि घर में कोई बल्ब है और कोई व्यक्ति उसे छुएगा तो वो बल्ब जल जाएगा। टेस्ला को हमेशा लगता था कि वो किसी सुपरनेचुरल पावर के कांटेक्ट में है। टेस्ला शुरू से ही नंबर्स की थ्योरी पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे और वो 3, 6 और 9 के नंबरों में हमेशा काम किया करते थे। कहा जाता है कि टेस्ला जब भी किसी होटल में जाते थे तो वो ऐसे ही कमरे को चुनते थे जिनके नंबर 3, 6 या फिर 9 हो, या फिर ऐसा कोई नंबर हो जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो। अपने हर काम में वो 3, 6 और 9 नंबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। टेस्ला महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानते थे और उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। उन्हें कभी भी पब्लिक मीटिंग में जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। अगले ऑडियो में फिर मिलते हैं।